नाम बदले हैं उसकी सूची चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इस सूची को चीन की स्टेट काउंसिल ने मंजूर किया है और इस स्टेट काउंसिल के प्रमुख खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यानी ये सब कुछ शी जिनपिंग ही वहां पर करवा रहे हैं। चीन का कहना है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में जिन 11 स्थानों के नाम बदले हैं उनमें 5 माउंटेन पीक्स हैं यानी पहाड़ों की चोटियां हैं, 2 नदियां हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं जिनके नाम बदले हैं और 2 इलाके ऐसे हैं जो भूमि क्षेत्र में आते हैं जहां पर आबादी नहीं है। आप इस नक्शे में इन सभी 11 स्थानों को देख सकते हैं जिनके चीन ने अब अपने हिसाब से अपनी भाषा में नाम बदल दिए हैं और चीन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। उसने वर्ष 2017 में भी अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदल दिए थे और वर्ष 2021 में भी उसने 15 स्थानों के नामों को बदल दिया था और चीन का कहना है कि वो धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों और सभी स्थानों के नाम बदल देगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं बल्कि वो चीन का हिस्सा है। इसलिए चीन को पूरी आजादी है कि वो अपने इलाके के नाम जैसे चाहे वैसे रखे। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने से चीन को आखिर क्या हासिल होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब कोई देश किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है तो उसे वो अपना साबित करने के लिए सबसे पहले उन स्थानों के नाम बदल देता है। यानी वो दुनिया को यह बताता है कि ये उक्त क्षेत्र उसका है और इस पर उसी का अधिकार है, लेकिन इस पर दूसरे देश ने कब्जा किया हुआ है और चीन इस समय अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत के साथ भी बिल्कुल यही कर रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार ने कहा है कि चीन इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुका है और किसी जगह के नाम बदलने से चीन वास्तविकता को नहीं बदल सकता और सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब कुछ महीने के बाद ही भारत में G20 समिट और SCO नेताओं की बैठक होने वाली है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भारत आने वाले हैं। अब आप यह देखिए कि इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है, हमारे अपने ही देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर चुप हैं, इसलिए चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी को एक कड़वा सच बताना चाहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम दिया हुआ है और यह नाम है ज़ैंगनान। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता और वो ये कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज चीन के पास है इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का ही दावा है। और चीन ने इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फैसला। पंडित नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र को लेकर भी की थी। भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल रहे गिरिजा शंकर वाजपेयी ने तब भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की थी और तब उन्होंने कहा था कि भारत तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी ही परेशानियों को बढ़ा रहा है और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे देश में शायद बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया उस समय तिब्बत चीन से कहीं ज्यादा भारत का करीबी हुआ करता था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का कभी नियंत्रण रहा और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को तय नहीं कर पाए थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बौद्ध मंदिर मिला तो इसके बाद सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ और वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। भारत की समस्या यह है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो पहले तो भारत को चीन से लड़ना है, चीन के दावों को नकारना है
और फिर अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टियों से भी लड़ना है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कांग्रेस, वो भी ऐसे में भारत की सरकार पर ही हमला करती हैं और चीन भी भारत की सरकार पर ही हमला करता है। इसलिए हम असल में 2.5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं इसे 2.5 फ्रंट थ्योरी, यानी एक फ्रंट पर हम चीन से लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और आधा फ्रंट हमारे देश के अंदर की ताकतों का है जिनसे हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए जब भी भारत की लड़ाई कभी पाकिस्तान से होती है किसी मुद्दे पर या चीन से होती है किसी भी मुद्दे पर, जैसे आज के मुद्दे पर ही है, तो भारत को पहले तो चीन से लड़ना है और उसके बाद अपने ही देश की ताकतों से भी लड़ना है जो भारत को अंदर बैठे बैठे ही कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उधर शी जिनपिंग जो है वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, उन्हें तीसरा टर्म मिल गया है वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर और कम्युनिस्ट पार्टी में भी वो अब इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई चुनौती वहां उनके चीन के अंदर के सिस्टम में दे नहीं सकता। इसलिए अब शी जिनपिंग अपने इस तीसरे टर्म में अपनी मनमानी करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि अब वो सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो रशिया भी होकर आए हैं, अभी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, भारत के साथ भी अब वो अपना आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात भारत और चीन के बीच में यह है, बड़ा अंतर जो है मोदी में और शी जिनपिंग में अंतर क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश की सरकार को तो चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद हमारे यहां सरकार चुनकर आती है, इसलिए मोदी को चुनाव भी लड़ना है, मोदी को अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी लड़ना है, मोदी को हमारे देश के अंदर जो बैठा विपक्ष है उससे भी लड़ना है। लेकिन शी जिनपिंग को किसी से नहीं लड़ना, उन्हें किसी से कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर ना तो विपक्ष है, ना वहां पर लोकतंत्र है, ना ही चीन में कोई मीडिया है। यानी शी जिनपिंग आज जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें चुनौती देने वाला, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो जनता सवाल पूछेगी, ना मीडिया सवाल पूछेगा, लोकतंत्र वहां पर है नहीं और कोई वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ना कोई न्यायालय, ना कोर्ट, कुछ नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यायिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संसद है, मीडिया है, देश की जनता है और हमारा विपक्ष है। इन सबको जवाब हमारे देश की जो भी सरकार होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस सबको इन सब का जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो काम शी जिनपिंग मिनटों में कर देते हैं, वो काम हमारे देश में करने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे माता पिता के लिए है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं, क्योंकि इन माँ बाप के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे बेचैन हो जाते हैं, जब बच्चों को माता पिता का समय चाहिए होता है, ऐसे समय में माता पिता ये सोचते हैं कि इनके हाथ में एक मोबाइल फोन दे दें ताकि ये बच्चे शांत हो जाएं। अब एक नई स्टडी में यह पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हमारे वो दर्शक जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे माता पिता जो हमें अभी देख रहे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखें और ये गलती कभी ना करें कि अपने बच्चों को वो बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दें, जो कि आप में से ज्यादातर लोग ये गलती जरूर करते होंगे। इस स्टडी को एक पुस्तक के जरिए प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। और इस स्टडी में 3 बड़ी बातें कही गई हैं, यानी इसमें आपके बच्चे के दिमाग को समझने की कोशिश की गई है। इसमें पहली बात जो लिखी है वो ये कि 6 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे मोबाइल फोन से खेलते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनकी याददाश्त बाकी बच्चों की तुलना में काफी कमजोर हो जाती है और ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें मोटापे से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बीमारियां हो जाती हैं। इस बीमारी में बच्चे किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनका दिमाग लगातार भटकता रहता है और किसी एक चीज पर उनका दिमाग कभी ठहरता नहीं। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करते थे और शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने घर से बाहर पार्क्स में खेलने जाते होंगे। उस समय बहुत सारे खेल हुआ करते थे, गिल्ली डंडे का खेल था, हाइड एंड सीक का खेल था, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और भी बहुत सारे खेल होते थे, कुछ भी खेलते थे।
इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए कि यानी जो भी आउटडोर खेल होगा वो सिर्फ स्कूलों के दौरान हो जाएगा, घर आने के बाद बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उनका मोबाइल फोन ही नया प्लेग्राउंड बन चुका है। इसके अलावा पहले माता पिता अपने बच्चों को बहुत समय देते थे, छोटे बच्चों की मालिश की जाती थी, उनके शारीरिक विकास का माता पिता पूरा ध्यान रखते थे और इसके लिए अलग से समय निकालते थे। लेकिन आजकल के बहुत सारे माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम समझ सकते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है, ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, समय नहीं है और वो लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें समय की बजाय अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। आज जो छोटे बच्चे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके माता पिता मोबाइल फोन दे देते हैं और जो बच्चे 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें बहुत सारे माता पिता उनका पर्सनल मोबाइल फोन भी अब दिलवा देते हैं। उनके लिए मोबाइल फोन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, इसलिए इतने छोटे बच्चों को किसी भी स्थिति में आपको मोबाइल फोन नहीं देना है, चाहे वो कितना भी रोएं, कितना भी आपसे नाराज हो जाएं, कितना भी गुस्सा करें। आपको अपना मोबाइल फोन 6 साल के बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, 4 से 8 साल के जो बच्चे मोबाइल फोन पर एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं उनका स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा चीन ने तो बाकायदा इस मामले पर एक कानून ले आए हैं वो, और वहां पर उन्होंने बच्चे एक हफ्ते में मोबाइल फोन पर कितना समय बिता सकते हैं, कितनी ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है। कोई भी बच्चा उस लिमिट से बाहर ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर सकता एक हफ्ते के अंदर। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी कोई ना कोई कानून अब इस बारे में लाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, 12 से 15 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 12 से 15 साल के बीच का है तो एक हफ्ते में उसका स्क्रीन टाइम 6 घंटे से कम होना चाहिए। इसका मतलब हर रोज 1 घंटे से भी कम समय उसे अपने मोबाइल फोन पर बिताना चाहिए। तो हमने कुछ आंकड़े आज आपके सामने रख दिए हैं। अब आपके बच्चे चाहे किसी भी आयु वर्ग के हैं, आपको उसके हिसाब से उनका स्क्रीन टाइम तय करना होगा। और आजकल के मोबाइल फोन्स में और जितने भी गैजेट्स हैं वो बहुत आधुनिक हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो उसमें टाइमर लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ उतनी ही देर के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएगा और जैसे ही वो लिमिट खत्म हो जाएगी मोबाइल फोन लॉक हो जाएगा। अब हम आपको जल्दी से अमेरिका लेकर चलते हैं जहां बहुत कुछ हो रहा है। वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मैनहट्टन की एक अदालत में अब से करीब 2 घंटे के बाद पेश होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हो चुके हैं और इसे लेकर सुरक्षा के भी वहां पर बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर करीब 35,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस मामले में आज अदालत में पेश होना है वो एक पॉर्न एक्ट्रेस से जुड़ा हुआ मामला है और इस पॉर्न एक्ट्रेस को $1,30,000 का भुगतान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। भारतीय करेंसी में यह राशि 1,07,00,000 रुपए के करीब मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट्रेस को यह भुगतान अपने वकील के माध्यम से किया था और उन्होंने इसे लीगल फीस के तौर पर दिखाया था और बाद में पता चला कि यह पैसा उन्होंने इस एक्ट्रेस को अपने खिलाफ मुंह बंद रखने के लिए किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस अभिनेत्री के साथ संबंध था। वो संबंध कुछ दिनों तक चला और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले थे उस समय उन्हें लगा कि अगर इस अभिनेत्री ने अपना मुंह खोल दिया तो उनकी छवि खराब हो सकती है और अपना मुंह बंद रखने के लिए इस अभिनेत्री को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। और अब इस बात का खुलासा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभिनेत्री को पैसा दिया था और इसे अपने जो रिकॉर्ड्स में लीगल फीस के तौर पर डाल दिया था, जो कि वहां पर गलत है। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी पर इस भुगतान के बारे में झूठ बोलने और उसे छिपाने का आरोप है। अमेरिका के कानून के हिसाब से पैसे के लेन देन में इस तरह की हेराफेरी को अपराध माना जाता है और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करीब 30 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर यह सारे आरोप साबित हो गए तो उन्हें इस मामले में 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और यह मामला वर्ष 2016 का है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे और उससे ठीक पहले इस महिला ने एक किताब लिखी
जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में लिखा और इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसे यह पैसा दिया गया अपना मुंह बंद रखने के लिए और इसी मामले में आज अदालत में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी है।